Greatest investor Mr. Warren Buffett said, "Be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful." Is 100% correct in while you are investing into a stock market. जब मार्केट में कोरोना जैसे पेंडेमिक का फियर हो और कई सारे अच्छे स्टॉक और अच्छी इंडस्ट्रीज के स्टॉक शेयर्स जब आपको एक अच्छे सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहे होते हैं तो आपको भर भर के बाइंग करनी चाहिए। नाउ दिस इज द टाइम आपको आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल से कन्विंस हैं, उसके फाइनेंशियल बिजनेस मॉडल से कन्विंस हैं, उसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आपको 100% भरोसा है कि वो कंपनीज अगले 10 20 50 साल में आपको एक पैसा कमा करके देने वाली हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो कि डॉट कॉम बबल या कोरोना पेंडेमिक या कि सत्यम घोटाला या यस बैंक फेलियर, अगर ऐसे मार्केट में आपको चांसेस मिलते हैं एक अच्छी वैल्यू बाइंग करने के, एक साउंड एंड फंडामेंटल अच्छी नीयत वाली कंपनी खरीदने के, तो आपको मार्केट में आना चाहिए और ऐसे स्टॉक्स में खरीदारी करनी चाहिए। सो नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू 3 to 4 जो कि आपके पोर्टफोलियो में 100% होने चाहिए, बिकॉज दे हैव बीन डिलीवरिंग गुड रिटर्न्स फॉर देयर इन्वेस्टर्स और अगले 10 15 20 सालों तक भी वो एक अच्छे रिटर्न कमा करके आपको अमीर बनाते रहेंगे। सो हियर आर द लिस्ट ऑफ दो स्टॉक्स जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वो स्टॉक्स हैं टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईआरसीटीसी, गुजरात गैस, टेक्नोलॉजीज एंड मैक्स हेल्थ केयर। तो आइए बात करते हैं हम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस के बारे में। टीसीएस इंडिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। इसका मार्केट कैप 11,62,707 करोड़ है। करंट मार्केट प्राइस इज अराउंड 3145 एंड द लाइफ टाइम हाई इज 52 वीक हाई इज 3359। अगर बात करें इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की, जो अभी 12 अप्रैल को थोड़े दिन पहले इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे, सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी हैज डिक्लेयर इन लास्ट 1 ईयर। कंपनी के प्रॉफिट में करीबन 15 to 16% का जंप हुआ था और उस समय कंपनी का मार्केट प्राइस 3300 के आसपास था। सारे एनालिस्ट नोम्यूरा, जेपी मॉर्गन और सिटीज ने इसके जो रिपोर्ट्स दी थी उनमें टारगेट 3700 3800 के दिए गए थे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड पेंडेमिक और मार्केट में इतनी डिमांड नहीं है, मार्केट में सप्लाई ज्यादा थी, तो इस चक्कर में डिमांड ना आने की वजह से इसका प्राइस अभी आपको 3145 के आसपास मिल रहा है। बट दिस इज अ फंटास्टिक प्राइस एंड फंटास्टिक कंपनी एंड यू मस्ट कीप दिस कंपनी इन योर पोर्टफोलियो। अगर पी की बात करते हैं, प्राइस टू इक्विटी रेशियो की बात करते हैं, तो 34.9, यानी कि बहुत महंगी कंपनी नहीं है। एक ठीक ठाक से वैल्यूएशन में आपको टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी आपको मिल रही है, तो आपको मिस नहीं करना चाहिए। एक रेशियो अगर मैं इस बात के ऊपर आप ध्यान देते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो इज ऑलमोस्ट जीरो। इसका मतलब यह है कि कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। लास्ट 3 साल पहले, अगर मैं 3 साल पहले के डेट की बात करूं, तो इनका सिर्फ 247 करोड़ इनके बुक्स में आउटस्टैंडिंग लोन था जो इनको बैंक्स को रीपे करना था। वो भी लगभग इन्होंने रीपे कर दिया है और अब इनकी बुक्स में जो लोन बचा है वो नेग्लिजिबल बचा है। अगर आप इनके नेट प्रॉफिट की बात करें फॉर लास्ट 1 ईयर, दैट इज अराउंड 32,430 करोड़, और रिजर्व्स की बात करें तो 86,000 करोड़ के आसपास के इनके रिजर्व हैं। तो अगर हम इन दोनों फिगर्स को ऐड करते हैं, 120 या 115 1,15,000 करोड़ के आसपास इनके रिजर्व सरप्लस प्लस नेट और प्रॉफिट मिलाकर के हैं। यू कैन इमेजिन कि जितने इनके रिजर्व सरप्लस और नेट प्रॉफिट है, उतना बहुत सारी इंडियन कंपनीज में 90% इंडियन कंपनीज के इतना मार्केट कैप भी नहीं है। सो अगर इसके कंपैरिजन में मैं देखूं तो एच डी एफ सी बैंक कैन compete it और रिलायंस कैन compete it, अदरवाइज टीसीएस इज द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन इंडियन स्पेस, नॉट इवन आईटी। ओवरऑल अगर बात करें तब भी इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद एक एक रेशियो है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, और वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। दैट इज 28%। 28% इज द हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन दैट अ आईटी कंपनी कैन मैनेज। तो ये इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनी है। इसकी प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज्यादा है। अगर मैं आपको किसी भी मिड कैप कंपनी लाइक कोफोर्स, माइंड कैप और एनआईआईटी या साइंट जैसे कंपनीज के नाम लूं, तो उनके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो करीबन 15 से 20% के बीच होते हैं। तो आप देखिए कि इनमें प्राइसिंग कैपेसिटी कितनी है, हाउ 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 वेल दे कैन प्राइस, और ये सारी चीजें आपको नेट प्रॉफिट और इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखने को मिलती है। तो अगर आपको एक साउंड पोर्टफोलियो बनाना है और उस पोर्टफोलियो के अंदर अगर टीसीएस नहीं है तो आपका पोर्टफोलियो अधूरा है। तो दिस इज अ मस्ट हैव स्टॉक। नीचे अब नीचे स्क्रॉल करके मैं आपको इसके चार्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ। नाउ लुक एट द ग्रोथ इन लास्ट 1 ईयर। तो लास्ट 1 ईयर की ग्रोथ, जब लास्ट पेंडेमिक आया था मार्च में,
इट मेड अ लो ऑफ अराउंड 1700 or 1800। उसके बाद से इस कंपनी ने क्या बढ़िया रिटर्न दिया है। सो डोंट लुक एट द शॉर्ट पिक्चर और शॉर्ट स्टोरी, हम इसका लॉन्ग टर्म चार्ट यानी मैक्सिमम जो चार्ट अवेलेबल है ऑनलाइन वो हम देखने की कोशिश करते हैं और इसके प्राइस मूवमेंट हम देखते हैं। सो लुक एट दिस, नाउ लुक एट दिस कंपनी, जून 2006 में इसका आईपीओ आया था। तो आईपीओ के टाइम पे द प्राइस वाज 160 170, नाउ इट इज 100 एंड इट इज 3200 3300। तो करीबन वहां से 20 गुना, मतलब पिछले 14-15 सालों में कंपनी ने 20 गुने का ओवरऑल रिटर्न दिया है, एंड दिस इज विदाउट डिविडेंड, विदाउट स्प्लिट। तो ये स्प्लिट भी कई बार हुआ है, डिविडेंड भी कई बार दिया है। तो एक्चुअल में इसने करीबन आपके पैसे को 40 से 50 गुना बढ़ा दिया है पिछले 15 से 20 सालों में। और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कोई भी ऐसी कंपनी या कोई भी ऐसा सेक्टर या ऐसी वैल्यूएबल कंपनी या दूसरा कोई एसेट क्लास आपको इतना अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो कंपनी के अगर हम प्रॉस की बात करते हैं तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी हैज अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड, 3 years ROE is 37%, 37.4%। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 54%। तो कंपनी डिविडेंड भी बहुत अच्छा पे करती है। मैंने अभी आप डिविडेंड की हम बात कर ही रहे थे कि शेयर प्राइस में एप्रिसिएशन के अलावा ये डिविडेंड भी बहुत अच्छा पे करती है। कॉन्स की बात करें तो कॉन्स बहुत ज्यादा कोई कंपनी के कॉन्स नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम पढ़ते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग एज 13.46 टाइम ऑफ इट्स बिग बुक वैल्यू। तो भाई कंपनी की डिमांड है, शेयर की डिमांड है, FII, FPI, लोकल इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड सब इसमें खरीदना चाहते हैं। दैट इज व्हाई द प्राइसिंग इज गोइंग अप। और इन प्रॉफिट मार्जिन के साथ साथ ये प्रॉफिट और ये बुक वैल्यू को जस्टिफाई भी करता है। The company has delivered a poor sales growth of 8.61% over past 5 years। मैं बता दूं कि अगर इतनी बड़ी कंपनी हो, आपका मार्केट कैप अगर 10 लाख करोड़ से ऊपर हो, आपकी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ अगर 5 लाख से ऊपर हो, तो अगर आप सेल्स 8-9% भी पर ईयर बढ़ाते हैं तो दैट इज नॉट अ स्मॉल ग्रोथ। बट इस कंपनी का ने और अपने आप को स्ट्रेंथन किया है, अपने एट्रिशन रेट को कंट्रोल किया है, तो दिस सेल्स इज डेफिनेटली गोना इम्प्रूव। Now look at the comparison. So this company tops among the chart। अगर मैं IT स्पेस की बात करूं, इनके competitors की बात करता हूं, तो Infosys दूसरी बड़ी कंपनी है जिसका मार्केट कैप इज 5,75 करोड़। और उसके बाद HCL और विप्रो जैसी कंपनियां हैं जो इससे बहुत छोटी कंपनी है। हालांकि ये बहुत पुरानी कंपनीज हैं लेकिन इससे बहुत छोटी रह गई। इस रेस में लंबी रेस का घोड़ा निकला, प्रॉफिट मार्जिन अच्छे निकालते हैं, टर्नओवर अच्छा है, एट्रिशन इनका कम है। तो दिस इज द मस्ट हैव। और टाटा जैसा ब्रांड, टाटा जैसा कॉर्पोरेट गवर्नेंस वो शायद कहीं मिलेगा। अगर आप किसी छोटी मोटी कंपनी, आईटी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हमेशा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू रहेगा। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी TCS, इन्फोसिस जैसी कंपनियों में ये इश्यू आता नहीं है। एक बार मैं इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जो अभी इन्होंने रिसेंटली डिक्लेयर करें। सो लुक एट द हाइलाइट्स। 4,37,000 करोड़ का रेवेन्यू करा इन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड इट इज अप बाय 9.4%। अगर इनके प्रॉफिट की बात करूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जब ये बात कर रहे थे 26.8%, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इज 100% ऑन नेट प्रॉफिट, नेट मार्जिन इन 21%। ये मैं बात कर रहा था स्टाफ की। सो दे हैव मोर देन 4,88,000 हेड काउंट, ओवर हेड काउंट है उनका। और इस हेड काउंट को करीबन अभी उन्होंने अनाउंस करा है आफ्टर Q4 रिजल्ट कि 1 लाख एम्प्लॉइज को और हायर करने वाले हैं अगले फाइनेंशियल ईयर में। सो दिस वुड बी अ 6 लाख मैन पावर कंपनी। और इस कंपनी को आप प्राइसेस इसके ऊपर जाते ही देखेंगे, इस नीचे आते नहीं देखेंगे। दैट वाज ऑल अबाउट TCS। दिस इज मस्ट हैव एंड फर्स्ट स्टॉक वाज ऑन पोर्टफोलियो। तो आइए अब बात करते हैं HDFC बैंक की, एक ऐसा स्टॉक जो हर इंडियन इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। कंपनी वॉज स्टार्टेड इन 1994 बाय HDFC, और तब से इसने आज तक इन्वेस्टर के लिए बहुत पैसा बनाया है, कभी आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा है। आदित्य पुरी की लीडरशिप में इस बैंक ने हजारों लाखों इन्वेस्टर्स को, जिन्होंने इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करा था, उनको करोड़पति बनाया है। कंपनी का मार्केट कैप 7.5 लाख करोड़ है। कंपनी का पी रेशियो करीबन 24 के आसपास है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनाता है इसको। कंपनी के अगर मैं डिपॉजिट बेस की बात करूं तो दैट इज मोर देन 11 लाख करोड़, जो कि बहुत सारे छोटे मोटे बैंक इसके आगे आने वाले 4-5 कॉम्पिटिटर बैंक को इकट्ठा कर दें तब भी उस डिपॉजिट बेस के ऊपर नहीं जा सकते। उदाहरण के लिए अगर मैं बता दूं कि आप कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, यस बैंक, IDBI बैंक,
बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, इन सबको इकट्ठा मिला दें तब भी इनका डिपॉजिट बेस एचडीएफसी बैंक के आसपास नहीं आता, जो कि अभी इस क्वार्टर फोर रिजल्ट के बाद इनका जो डिपॉजिट बेस है वो 13.5 लाख करोड़ हो चुका है। इनके एडवांसेस की बात करूं तो 11 लाख करोड़ रुपए है। बहुत बहुत ही अच्छा हेल्दी एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट है इनका। जो 24 का पीई, जो कि बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे आपको एक कंपनी मिल रही है। प्रॉफिट्स इन्होंने अभी जो डिक्लेयर करे हैं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 19% का जंप दिया है। 20% का जंप, इस 19 या 20% का जंप ऐसे हालात में जब पिछले एक साल में कोरोना पेंडेमिक ने बाकी कंपनियों की रीढ़ तोड़ी हुई है। अदर बैंक्स आर स्ट्रगलिंग कि कैसे उनका काम चलेगा, उनके एनपीएस बढ़ते जा रहे हैं, उनकी रिकवरीज नहीं हो पा रही हैं, उनके डिपॉजिट बेस इरोजन हो रहे हैं। एंड एच डी एफ सी बैंक ऐसे हालात में आपको 20% का जंप दिखा रहा है। इस बैंक की एक खास बात बताता हूँ। इस बैंक का जो प्राइम फोकस है वो है रिटेल बैंकिंग पे, रिटेल ब्रांच बैंकिंग पे या रिटेल क्लाइंटेल पे। अगर इसके टोटल आउटस्टैंडिंग लोन्स को आप डिवाइड करते हैं तो 50 to 55%, 50 to 60% कम्स फ्रॉम द रिटेल लोन्स। दूसरे बैंक्स, प्राइवेट बैंकों का जो एसेट एक्सपोजर है वो कॉरपोरेट्स को ज़्यादा है, कॉरपोरेट्स को ज़्यादा है। जबकि इस बैंक का जो एसेट एक्सपोजर है, लोन एक्सपोजर है, वो रिटेलर्स को ज़्यादा है। दे हैव अ ह्यूज आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग के मामले में अगर क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग देखें तो इंडिया में नंबर वन है। सौ, अगर इंडिया में 27% क्लाइंटेल इनके पास है, अगर टोटल आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड का देखें तो 27% की आउटस्टैंडिंग अकेले एच डी एफ सी बैंक की है। पर्सनल लोन स्पेस हो, होम लोन स्पेस हो, क्रेडिट कार्ड हो, सेविंग डिपॉजिट हो, कोई भी रिटेल अगर फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो तो एच डी एफ सी इज़ वन ऑफ द मार्केट लीडर, एच डी एफ सी बैंक इज़ वन ऑफ द मार्केट लीडर। और इन्हीं का जो ग्रुप कंपनी है एच डी एफ सी इज अ मार्केट लीडर अंडर होम लोन कैटेगरी। अगर 94 से आप इसके रन देखते हैं तो इट हैज़ गिवन अनप्रेसिडेंटेड अनस्टॉप्ड रिटर्न। 94 से इसने देखिए कि कितने इन्वेस्टर्स का पैसा बनाया है। एंड नाउ दिस स्टॉक, जो कि पिछले एक साल में इसने अपना ढाई लगाया 1650 का, 1390 के जैसे भाव में मिल रहा है। तो इस भाव में तो किसी भी हालत में इन्वेस्टर को मार्केट में जाना चाहिए और ये स्टॉक पकड़ना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट करना चाहिए। जब भी मार्केट में कोई भी करेक्शन आए, ये तो चलो पेंडेमिक है, कोई भी करेक्शन आए, कोई भी सेल ऑफ रैली हो मार्केट में, यू शुड डेफिनेटली गो एंड एड सम एच डी एफ सी बैंक इन योर पोर्टफोलियो। अगर मैं एच डी एफ सी बैंक का पीयर कंपैरिजन आपको दिखाऊं, इनके कॉम्पिटिटर बैंक से आपको कंपैरिजन दिखाऊं, तो यू कैन इमेजिन कि एच डी एफ सी बैंक उन सबसे कितना आगे है। 7.5 लाख का मार्केट कैप। एक टाइम पे आईसीआईसी बैंक used to be a bigger bank than HDFC Bank, पर आज की डेट में there is no comparison between ICICI and HDFC. HDFC is a clear market leader. आप दूसरे बैंकों की हालत देखें, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं वो अपने एनपीए को मैनेजमेंट को लेकर के। इन्होंने अपना एनपीए भी इतना ब्यूटीफुली मैनेज करा हुआ है कि पिछले 2 4 6 सालों में इनका नेट एनपीए इज अराउंड 0.50%। public sector bank who are struggling with the huge NPA of 10%, 15%, 20% of the total exposure, this is a beautiful stock जिसने अपने आप को कंट्रोल में करा हुआ और अपना मैनेज करा हुआ है। अगर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसने 16% का जंप दिया है। अगर प्रॉफिट्स की बात करें तो इन्होंने 19.9% का जंप दिया है। नेट प्रॉफिट की बात बात करते हैं तो उन्होंने 18.2% का, इतनी बड़ी जाइंट साइज कंपनी और अगर 18% 20% के प्रॉफिट्स अभी भी निकाल रही है, द फ्यूचर इज रियली रियली ब्राइट। सो क्लियर मार्केट लीडर। अगर आप पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, डोंट गो कि आपको यस बैंक 12 रुपए में मिल रहा है या आईडीबीआई 30 रुपए में मिल रहा है या पीएनबी 30 रुपए में मिल रहा है तो आपको लगता है कि ये स्टॉक सस्ते हैं। वो स्टॉक सस्ते नहीं है। उस 12 15 रुपए के भाव में भी यस बैंक इससे महंगा है। आईडीबीआई 30 35 रुपए के भाव में भी इससे महंगा है। और 1500 1400 रुपए के भाव में एच डी एफ सी बैंक आज भी सस्ता है, बिकॉज 1400 रुपए में वो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो एक 15 रुपए का स्टॉक खरीद कर, एस यस बैंक जैसे स्टॉक खरीद कर आपको नहीं मिलने वाली है। तो प्लीज गो एंड हैव एच डी एफ सी बैंक इन योर पोर्टफोलियो। थर्ड स्टॉक इन आवर लिस्ट इज गुजरात गैस लिमिटेड। गुजरात गैस लिमिटेड कंजम्पशन थ्योरी का बहुत ही बढ़िया स्टॉक है।
मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुका हूं कि आज की डेट में आपको उन स्टॉक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो कंजम्पशन थीम से जुड़े हुए हैं, लाइक एफएमसीजी। फार्मा के इस समय कंजम्पशन है तो फार्मा चल रहा है, आईटी के कंजम्पशन हमेशा रहती है तो आईटी चल रहे हैं। नाउ दिस इज द अनदर यूटिलिटी काइंड ऑफ थिंग। गैस की जरूरत आजकल हर घरों में, हाउस होल्ड्स में है। पहले गैस सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज होता था, उसके बाद धीरे धीरे सीएनजी के फॉर्म में, लिक्विड फाइड गैसेस के काम में, ये फ्यूल, पेट्रोल को रिप्लेस करना, डीजल को रिप्लेस करना। ज्यादातर व्हीकल्स आजकल बड़े शहरों में सीएनजी से चल रहे हैं, कमर्शियल व्हीकल तो 100% सीएनजी से चल रहे हैं। तो धीरे धीरे सीएनजी का रोल या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पाइप्ड गैस का रोल वो बहुत बढ़ने वाला है। और गुजरात गैस इसकी एक मेजर बेनिफिशियरी बनेगी। गुजरात गैस सिर्फ गुजरात में सीमित नहीं है। अगर इसका आप नाम सुन के ये लगता है कि सिर्फ गुजरात में काम करते हैं, तो सिर्फ गुजरात में काम नहीं करते। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और बहुत सारे, दमन दीव, ये बहुत सारा एरिया ये हैंडल करते हैं। और इनके बहुत सारे एक्सपेंशन प्लान है टुवर्ड्स साउथ इंडिया। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर प्लेयर इन गैस, नेचुरल गैस के अगर इंडस्ट्री में बात करें। कंपनी के थोड़ा फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं तो कंपनी का मार्केट कैप है 37,000 करोड़। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस इज 543। अगर बुक वैल्यू की बात करूं तो इट इज 54। स्टॉक पी की बात करते हैं तो इट इज अराउंड 31.8। ये बहुत जल्दी गिरने वाला है, नीचे गिरने वाला है। पी जितना नीचे हो उतना अच्छा है, आपके लिए पहले ये बता दूं। गिरने क्यों वाला है? क्योंकि इसने बम्पर रिजल्ट्स पिछले एक क्वार्टर या 2 क्वार्टर में घोषित करे, उसकी वजह से इनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा और ईपीएस हमेशा बढ़ा रहेगा और प्राइस उतना रहेगा नहीं। तो स्टॉक पी कम हो जाएगा, जो इस कंपनी को और भी वैल्यूएबल बना देगा। और भी ज्यादा एनालिस्ट और भी ज्यादा रिसर्च एजेंसीज इसमें बाइंग की रिकमेंडेशन देने लगेंगे। अगर मैं इसकी डेट टू इक्विटी की बात करूं, विच शोज की कंपनी के पास कितना डेट है इक्विटी के कंपैरिजन में, तो दैट इज अराउंड 0.39, विच इज अ वेरी वेरी हेल्दी काइंड ऑफ रेशियो। 3 साल पहले जो इनकी कंपनी के बुक्स में डेट था वो था 2,359 करोड़ का, 2,359 करोड़। अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करूं लास्ट 1 ईयर की, दैट इज अराउंड 1,177 करोड़। और रिजर्व्स की बात करूं तो वह है 3,627 करोड़। तो ये जिस टाइम भी कंपनी अपने डेट को चुकाना चाहेगी, वो अपने रिजर्व एंड सरप्लस से चुका सकती है। तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग है। इनके प्रॉफिट मार्जिन्स लास्ट ईयर 16% थे, लास्ट 5 ईयर में 14.3 थे। इसका मतलब इनके प्रॉफिट मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं। 16% profit margin is a very good margin to have in this sector, especially into gas and natural gas business में। अगर मैं इसके लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करता हूं तो यू कैन हैव अ लुक कि कंपनी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। 2016 में द कंपनी, इसका प्राइस था करीबन 100 रुपए के आसपास का, 2015 में करीबन 100 रुपए 97 के आसपास का। नाउ इट इज मोर देन 540। सो इट, द कंपनी हैज ऑलरेडी गिवन 5 times returns in last 5 years, apart from its dividend and other bonuses। तो कंपनी बहुत ही हेल्दी है, फाइनेंशियल पोजीशन बहुत हेल्दी है। कंपनी के प्रॉस के बारे में बात करें तो कंपनी हैज रिड्यूस द डेट, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। इंटरेस्ट कॉस्टिंग आपकी बचती है, आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता बैंक्स को। कंपनी हैज डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ओवर 21.7% CAGR over last 5 years. Company has a good return on equity track record. 3 years ROE is 29.3%. So this is a fantastic financials। अगर मैं किसी भी कंपनी की बात करता हूँ तो इससे बढ़िया फाइनेंशियल्स हो नहीं सकते हैं। तो ये स्टॉक आपको अपने पोर्टफोलियो में मल्टी बैगर रिटर्न के लिए रखना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाला जमाना डीजल पेट्रोल का नहीं, गैस का जमाना होने वाला है। हर घर में आपको पाइप्ड गैस मिलेंगी, हर हर गाड़ियां आपको, इवन प्राइवेट व्हीकल भी आप सीएनजी होते हुए दिखेंगे। इसके अगर और भी क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में थोड़ा सा या चार्ट के बारे में बात करते हैं। सो अब ये देखिए, इसका एडवांस चार्ट में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो लुक एट हियर, सपोर्ट जोन की बात करता हूँ। दिस कंपनी हैज नेवर नेवर लुक्ड बैक। जब से इस कंपनी ने प्रॉफिट बनाना चालू करें तो ये एक ही ट्रेजेक्टरी में भाग रही है। तो यहाँ पे इसने एक बेस बनाया था, उसके बाद एक यहाँ पे सपोर्ट लिया था थोड़े से करेक्शन के बाद। नाउ इस कंपनी ने एक अनप्रेसिडेंटेड लाइक एक अनस्टॉपेबल ग्रोथ चार्ट पकड़ लिया है। इस कंपनी की खास बात है कि पिछले 1 साल में इन्होंने इतना प्रॉफिट डिक्लेयर करा है, इतना प्रॉफिट बनाया है कि पिछले 3 साल में मिलाकर के नहीं बनाया था। तो ये एक साइन है इन्वेस्टर्स के लिए, एक गुड सिग्नल है कि कंपनी यहाँ से बम्पर रिटर्न देने वाली है और इसको पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के बारे में। ये एक ऐसा स्टॉक है जो फंडामेंटली मेरा फेवरेट होकर के ना भी फिर भी फेवरेट है। ये क्यों है? स्टॉक के अगर मैं फंडामेंटल या बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट देखूं तो बहुत प्रॉमिसिंग नहीं है। बहुत प्रॉमिसिंग नहीं है मतलब 161 के आसपास का पी है। ये पी रेशियो बहुत महंगा होता है। 30 से ऊपर, 35 से ऊपर अगर किसी स्टॉक का पी है तो उसे महंगा मानते हैं, लेकिन इस स्टॉक को मैं महंगा नहीं मानता। पहले इसके पीछे एक कहानी है, वो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। डिक्सन टेक्नोलॉजी जिस फील्ड में है वो क्या काम करती है पहले हमें समझना बड़ा बड़ा जरूरी है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग करती है सैमसंग, एलजी जैसी कंपनियों के लिए। इनकी जो प्रोडक्ट लाइन है, प्रोडक्ट लाइन कवर्स टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आइटम्स, होम अप्लायंसेस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल हैंडसेट्स। तो ये इसके ग्रुप्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। नाउ यू रिमेंबर 3-4 साल से मोदी जी इज लगातार टॉकिंग अबाउट मेक इन इंडिया कंसेप्ट, मेक इन इंडिया कंसेप्ट। Now, this company is going to be a major beneficiary of Make in India concept. अगर इस कंपनी के आप सेल्स फिगर देखें तो पिछले साल इसने ने करीबन 5100 की 100 करोड़ के आसपास की सेल करी थी एंड दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 143 करोड़। लेकिन दिस इज नॉट द रियल पोटेंशियल ऑफ द कंपनी नाउ। पिछले 3-4 सालों से एंटी डंपिंग ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जा रही है। हमने टीवी, असेंबल्ड टीवी मंगाने बंद कर दिए हैं। नाउ यू नीड टू ब्रिंग द रॉ मटेरियल हियर एंड यू नीड टू असेंबल दोस टीवी। धीरे धीरे we are putting restriction, we are putting many custom pressure on those importers जो कि चाइना से बहुत सारा कंज्यूमर ड्यूरेबल इंपोर्ट करते थे और इंडिया में डंप करते थे सस्ते दामों में। वो धीरे धीरे चीज़ें बंद होने वाले हैं। पहले सोनी, एलजी, सैमसंग जैसी कंपनियां अपनी प्रोडक्शन हाउसेज कोरिया, जापान, चाइना जैसी कंट्रीज में बनाती थी और इंडियन मार्केट को कैटर करती थी वहां से अपने मेक इन डायरेक्ट रेडीमेड बने हुए प्रोडक्ट्स को ला करके। नाउ दिस ऑल इज गोइंग टू स्टॉप, ये कि बहुत हद तक वो स्टॉप भी हो चुका है। नाउ दिस कंपनी हैज टू प्रोड्यूस हियर। ये बड़े ब्रांड्स जिन्होंने इंडियन मार्केट में पैसा कमाते हैं, इंडियन मार्केट को कैटर करते हैं, उन्हें इंडिया में ही प्रोडक्शन स्टार्ट करनी पड़ेगी। एंड डिक्सन टेक्नोलॉजी विल बी द मेजर बेनिफिशियरी, विल बी द मेजर बेनिफिशियरी। कैसे? क्योंकि डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसी बहुत सारी कंपनियां इंडिया में नहीं हैं, उतने स्केल्ड या उतनी डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज या टेक्नोलॉजी वाइज उतनी अच्छी कंपनीज इंडिया में नहीं है। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज इस कंपनी को हमेशा रहेगा। और ये कंपनी जिसका आपको लास्ट ईयर का एनुअल टर्नओवर 5,000 करोड़ या 5,100 करोड़ के आसपास को देखने को मिला था, अगले 2-3 सालों में हम इसका जो एनुअल टर्नओवर है वो करीबन 50,000 करोड़ रुपए जाता जाता देखेंगे। कंसिडरिंग 135 करोड़, 140 करोड़ इंडियन पॉपुलेशन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की डिमांड, ये टीवी, एसी, फ्रिजेस की डिमांड हमारी कंट्री में हमेशा बढ़ती रहेगी। और उस डिमांड को कैटर करने के लिए इस कंपनी को जो फायदा मिलेगा उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। पिछले 1 साल में इस कंपनी ने करीबन 3-4 गुना सेल्स अपनी जंप करी है जो अपने प्रीवियस 3-4 साल पहले करा करती थी। कंपनी का डेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, कंपनी का कर्जा बहुत छोटा सा कर्जा है और उनके प्रॉफिट और रिजर्व सरप्लस इतने हैं कि जब चाहे अपने डेट को निपटा सकते हैं। तो कंपनी के ऊपर कोई एडिशनल प्रेशर या स्ट्रेस नहीं है बैंकों का इंटरेस्ट पे करने का। नाउ लुक एट द चार्ट, ये मैक्सिमम चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। 2017 में करीबन 500 रुपए के प्राइस में ये कंपनी का भाव हुआ करता था। आज कंपनी का प्राइस करीबन आपको 4,000 दिख रहा है, बट दिस इज नॉट द 4,000 क्योंकि कंपनी ने थोड़े दिन पहले ही स्प्लिट करा है, एक स्टॉक को 5 स्टॉक में करा है। सो दीज आर लाइक 20,000 रुपीज का प्राइस है। तो 500 रुपए से 20,000 ऑलरेडी कंपनी पहुंच चुकी है और स्काई हैज नो लिमिट, प्लीज गो एंड बाय। और ये कंपनी आपको एक मल्टी बैगर साबित हो सकती है और आपके पोर्टफोलियो में चार चांद लगा सकती है। लास्ट स्टॉक जो हमारे डिस्कशन में था वो था मैक्स हेल्थ केयर। मैक्स हेल्थ केयर का मैं फाइनेंशियल्स आपके साथ शेयर नहीं करने वाला हूँ। मैक्स हेल्थ केयर को रिकमेंड करने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉजिक, एक ही रीजन है। हमारे देश की आबादी है 135 करोड़, 140 करोड़ टू बी प्रिसाइसली। और करीबन उसमें से 50-60% या 70% लोग एडल्ट होंगे। दिस इज अ वाइल्ड गेस आई एम डूइंग।
कोविड पैंडेमिक आया और उसकी वैक्सीनेशन अभी 100% आबादी को होनी है, तो दिस 100% पॉपुलेशन इज गोइंग टू बी वैक्सीनेटेड। फर्स्ट ऑफ में से ये वैक्सीनेशन सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चालू होने वाले हैं और सारे एडल्ट इवन 18 साल से ऊपर के बंदों को भी वैक्सीनेशन स्टार्ट होने वाले हैं। इंडियन गवर्नमेंट के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो जो बड़ी मेट्रो सिटीज़ हैं, दिल्ली मुंबई जैसे शहर हैं, जहाँ पे मैक्स हेल्थ केयर के ग्रुप ऑफ चेन हॉस्पिटल हैं। आपको बता दूं, बीएलके भी मैक्स ग्रुप का में ही आता है, मैक्स के कई हॉस्पिटल हैं, नानावती हॉस्पिटल भी मैक्स ग्रुप के अंदर ही आता है, मुंबई वाला। तो ये सारे हॉस्पिटल्स वैक्सीन ऑफर कर रहे होंगे, वैक्सीन कंपनी से टाई अप करके अपने यहाँ ये वैक्सीन लगाने का काम कर रहे होंगे। और ये जो इनके पास वॉक इन या इनफ्लो आने वाला है क्लाइंट्स का, ये इनके प्रॉफिट्स में चार चांद लगाएगा। और ये 240 रुपए के आसपास, 235 रुपए के आसपास का जो मैक्स हेल्थ केयर का आपको प्राइस मिल रहा है, वो बहुत ही जल्दी यहाँ से सूट अप होने वाला है। आई एम नॉट गिविंग एनी टारगेट प्राइस कि 350, 400, 500 क्या होने वाला है, बट कीपिंग योर फिंगर क्रॉस, कीपिंग माई फिंगर क्रॉस, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप मैक्स हेल्थ केयर को भी अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको ये रिकमेंडेशन अच्छी लगी हो तो मार्केट में जाइए और पैसा बनाइए लॉन्ग टर्म। हाँ, हमेशा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाइए। ये कोई भी स्टॉक मैंने शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड नहीं करे हैं। दीज आर ऑल रिकमेंडेड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से 3 to 4 to 5 years। इतना कम से कम आपको होराइजन होना चाहिए व्हेन यू आर कमिंग टू इक्विटी इन्वेस्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।